हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। मैं कृष्णा सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है वो आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड एसआई का हम लोग आज जो सेशन लेके स्टार्ट किए हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा सामान्य ज्ञान और संविधान के क्वेश्चन दोनों के इसमें आपको मिक्स करके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये आपका प्रैक्टिस सेट है। अगर हम बात करें तो इसमें लगभग आपको 50 सेट के आसपास मैं कराऊंगा और बिल्कुल अभी आपके पास टाइम पड़ा हुआ है। क्योंकि अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम डेट की तो एग्ज़ाम डेट लगभग आपका 14 मार्च और 15 मार्च संभावित डेट आपका पड़ा हुआ है। तो ये दोनों मार्च में ही डेट पड़ा हुआ है। 14 और 15 डेट अभी आयोग की तरफ से बताया गया है और संभवतः इस डेट में पेपर कंडक्ट भी करा लिया जाएगा। तो चलिए हम लोग संविधान और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो एक सेट में हम लोगों को 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन पे और आते हैं। देखिएगा हम लोगों का जो ये क्वेश्चन है इसमें आपको देखने को मिलेगा जो कि प्रैक्टिस सेट। हाँ, तो देखिएगा यहाँ पे आपको मैं 51 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कराने वाला हूँ और डेली एक एक कराऊंगा। ठीक है, हो सकता है किसी दिन ना करा पाऊँ, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट करा दूँ। क्योंकि लगभग इसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा वही लगभग 40 क्वेश्चन एक सेट में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम लोगों का प्रैक्टिस सेट, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आज का जो हम लोगों का है वो है, आपको देखने को मिल रहा होगा कि प्रैक्टिस सेट वन आज हम लोग लेके चलेंगे। बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं और सेट बिल्कुल कराने की कोशिश करेंगे और ये सारे के सारे पिछले एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा क्या बोला गया है कि क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखते हुए चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा ही होता है तो मिस्टेक हो जाता है। दिया है क्वेश्चन नंबर 1 की भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार यहाँ पे खाली स्थान पेश किया था, किसने पेश किया था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू, बी कह रहा है राजेंद्र प्रसाद, सी कह रहा है वल्लभ भाई पटेल और डी कह रहा है कि एम एन रॉय। ठीक है, एम एन रॉय। तो हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो हम लोग बिना देर किए हुए बिल्कुल सुपर फास्ट जो होता है वैसे हम लोग टाइम न बर्बाद करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन को फटाखट खटाखट खटाखट हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसका आंसर दीजिएगा। और अगर हम बात करें तो पहले का हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एम एन राय ने दिया था। ठीक है, अब इनके बारे में भी अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये व्यक्ति हैं जो कि 1900 कब इन्होंने दिया था, तो 1934 में इन्होंने क्या किया था, संविधान का विचार इनके मन में आया था और इन्होंने अपना विचार रखा है। संविधान सभा के सिद्धांत का अगर हम बात करें तो 1895 में स्वराज विधेयक के में होता है। ठीक है, स्वराज विधेयक की जब मांग की जाती है तो उसमें बाल गंगाधर के निर्देशन में तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो बाल गंगाधर थे जो स्वराज की मांग करते हैं। ठीक है, आगे फिर मोतीलाल नेहरू जी के भी देखने को मिलेगा। फिर वैसे अगर हम बात करें तो 1934 में जो है कि एम एन राय ने क्या किया था, संविधान निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी। ठीक है, विचार प्रस्तुत किया था। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसके पश्चात जो कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में 1937 में संविधान सभा के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या की गई थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि संविधान सभा का अर्थ और महत्व की व्याख्या किस अधिवेशन में किया गया था। तो आप याद रखिएगा फैजपुर अधिवेशन 1937 में जो हुआ था उसमें किया गया था। ठीक है, चलिए चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है और इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्या इसमें बोला गया है कि किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और पीले बादलों से निर्मित है? तो हमें बताना है किस ग्रह का। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मंगल ग्रह, बी कह रहा है बुध ग्रह, सी कह रहा है शुक्र और डी कह रहा है कि वरुण। अगर हम बात करते हैं कि वो कौन सा ग्रह है सल्फ्यूरिक अम्ल से घने सफ़ेद और पीले बादलों से निर्मित है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, शुक्र ग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह हम लोगों का हो जाएगा। अगर इसको अगर हम शुक्र ग्रह की अगर बात करें तो भोर का तारा, सांझ का तारा भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पृथ्वी का जुड़वा बहन भी इसको बोला जाता है। और
और इसमें क्या क्या है, तो देखिएगा सूर्य से अगर हम बात करें तो ये दूसरे ग्रह है। सिर्फ दूरी की क्रम की अगर हम बात करेंगे तो ये दूसरे नंबर पर, क्योंकि पहले नंबर पे बुध आता है, ठीक है, बुध आता है और दूसरे नंबर पे क्या आता है, शुक्र आता है, ये भी आप याद रखिएगा। और बाकी भोर का तारा सांझ का तारा बोलते हैं, और बाकी इसका एक भी उपग्रह नहीं है। और ये जो है कि सबसे अ, पृथ्वी का जुड़वा बहन भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। चलिएगा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत के जनसंख्या इतिहास में 1901 से 1921 की अवधि को यहाँ पे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि हासमान चरण के रूप में, बी कह रहा है कि स्थिर चरण, सी कह रहा है कि विस्तारवादी चरण, और डी कह रहा है गतिहीन चरण। तो हमें बताना है कि किस चरण के रूप में माना जाता है। अगर हम बात करते हैं 1991 से 1921 की अवधि के बीच को किस अवधि के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है गतिहीन चरण के रूप में। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसके माना जाता है। अब इसको देखिएगा, भारत की जनसंख्या के इतिहास में 1991 से 1921 की अवधि को गतिहीन चरण या स्थिर जनसंख्या के अवधि चरण के रूप में माना जाता है। दोनों ही चीज़ें इसमें दिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इस अवधि में मृत्यु दर क्या थी, बहुत अधिक थी, मृत्यु दर जो थी वो अधिक थी, और जिसके महामारी, दुर्लभ एवं खाद्य पदार्थ का अभाव था। जो खाद्य पदार्थ थे उसका क्या था, विशेष अभाव के रूप में जाना जाता है। और इसमें अगर जन्म दर की बात करें तो ये भी क्या थी, उच्च थी। तो इसमें आप देखिएगा मृत्यु दर भी उच्च थी और जन्म दर भी क्या था, उच्च था, ठीक है। तो लगभग लगभग स्थिर या गतिहीन मतलब कि, ठीक है, मान सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोगों का 4 कह रहा है कि वह उपकरण जिससे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विरूपण डिस्टोरेशन मीटर बोला जाता है, बी कह रहा है कि एमीटर बोला जाता है, सी कह रहा है कि एनीमोमीटर बोला जाता है, डी कह रहा है कि माइक्रोवेव पावर मीटर बोला जाता है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 को क्या बोला जाता है, और क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एमीटर हो जाएगा, एमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओमीटर हो जाएगा, ठीक, ओमीटर हो जाएगा, जिसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जिसमें कि धारा समान रूप से क्या होती है, समान रहती है, ठीक है, क्या होती है, समान रहती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, आगे है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, यहाँ खाली स्थान है, भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि गहन जमी बर्फ कहा जाता है, सी कह रहा है कि शुष्क हिम कहा जाता है, सी कह रहा है कि कार्बन का समस्थानिक कहा जाता है, और डी कह रहा है कि हिम कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं तो किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, शुष्क हिम बोला जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला जाता है, शुष्क हिम बोला जाता है, ठीक है। ड्राई आइस, कि इसको क्या बोलते हैं, शुष्क हिम को क्या बोलते हैं, तो ड्राई आइस मत बोलते हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें तो यह कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा निर्मित एक ठंडी सफ़ेद घनी धुंध होती है, जिसको हम लोग कोहरा बोलते हैं ना, बिल्कुल घना कोहरा वही होता है, ठीक है। इसे मुख्य रूप से शीतलक एजेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, तो ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा। इसमें दो तीन चीज़ आप याद रखिएगा, क्या हो कि यह एक ठंडी सफ़ेद घनी धुंध होती है, और यह मुख्य शीतलक मतलब ठंडक के रूप में, एजेंट के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं, क्योंकि हम लोग जितना जल्दी क्वेश्चन को करके ख़त्म कर देंगे उतना ज़्यादा, क्योंकि सेट में 40 क्वेश्चन लगभग आपको कराने हैं, और 40 क्वेश्चन में भी हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन टच कर रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड बनता है, ठीक है।
उल्टा पिरामिड बनता है? किस जैव भार में, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में, बी कह रहा है तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में, सी कह रहा है मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र में, और डी कह रहा है कि चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र में। तो हमें बताना है कि किस में बनता है। तो जैव भार का जो उल्टा पिरामिड बनता है किस में बनता है, तो ये बनता है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर हो जाएगा हम लोगों का बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तालाब पारिस्थितिकी में क्या होता है, तालाब पारिस्थितिकी में क्या होता है, उल्टा बनता है। ठीक है, तालाब, सागर, झील इत्यादि में ये पिरामिड कैसे होते हैं, तो उल्टा बनता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि तालाब की ऊपरी सतह में छोटी मछलियाँ एवं जीव जंतु की संख्या अधिक होती है, तथा जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे वैसे वैसे बड़ी मछलियाँ पाई जाती हैं और उनकी संख्या क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है, तो ये उल्टा बनता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाला भाग है, यहाँ पे जो छोटे छोटे जीव जंतु यहाँ पे पाए जाएंगे, इनकी संख्या क्या होगी, बहुत ही अधिक होगी। इनकी संख्या बहुत ही अधिक होगी, और जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे जल के अंदर, तो यहाँ पे बड़ी मछलियाँ पाई जाएंगी और इनकी संख्या क्या हो जाएगी, घटती हुई कम होती चली जाती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, इनका जो पिरामिड बनता है ये उल्टा बनता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे लग रहे होंगे और मैं आपको अच्छे तरीके से डिफाइन कर पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है, हमें बताना है। अफ्रीका में कालाहारी रेगिस्तान पाया जाता है। तो एक चीज़ तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि कालाहारी जो है वो रेगिस्तान वो अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहीं कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग को बताना है कि वो किस प्रकार का रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि शीत शरद ऋतु है, बी कह रहा है कि उपोष्ण कटिबंध है, और सी कह रहा है, बी कह रहा है कि उपोष्ण कटिबंध है, और सी कह रहा है कि उष्ण कटिबंध है, और डी कह रहा है कि शीत तटवर्ती है। ठीक है, हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, उष्ण कटिबंधी। ठीक है, रेगिस्तान बोला जाता है, जो कालाहारी रेगिस्तान है। कहाँ है, अफ्रीका में है। देखिएगा, कालाहारी विश्व का वो विशाल मरुस्थल है। ठीक है, एक तो कालाहारी आता है और दूसरे में आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पे। तो यह किस किस देश में पड़ता है, इसके सीमा कहाँ कहाँ सटते हैं, तो वो भी देश आप याद रखिएगा कि बोत्सवाना, लीबिया तथा जो दक्षिण अफ्रीका में यह फैला है। और लगभग अगर हम बात करते हैं तो 9.3 लाख वर्ग किलोमीटर का विस्तृत क्षेत्र ये घेरा हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ के अस्थायी निवासियों की बात करें तो बुशमैन, यहाँ के अस्थायी निवासी कौन है, बुशमैन है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमण है, ठीक है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आत्र ज्वार, बी कह रहा है हैजा, सी कह रहा है रेबीज, और डी कह रहा है कि उपदंश। हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो चलिए, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि यौन संक्रमण कौन सा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, उपदंत, उपदंश। ठीक है, क्या होगा, उपदंश। देखिएगा, इसको अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिफिलिस क्या बोलते हैं, सिफिलिस बोलते हैं या उपदंश बोलते हैं। यह एक यौन संचारित संक्रमण है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिट इन्फेक्शन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक प्रकार का बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा और पैलिडम, ठीक है, कारण होता है। ठीक है, और ये जब भी ये रोग आपको होगा तो आप किसी के संपर्क में जब आएंगे तभी आपको होगा, वैसे ये रोग आपको नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया है, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवंशिक विकार नहीं है, हमें बताना है। अनुवंशिक विकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मिक्सडीमा, बी कह रहा है कि वर्णतता, सी कह रहा है अतिरिक्त स्राव रोग, और डी कह रहा है कि अतरंगता। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो अनुवंशिकता के कारण जो रोग नहीं होता है, हमें बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, मिक्सिडिमा। क्या हो जाएगा, मिक्सिडिमा हो जाएगा। ठीक है, यह विकार नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो यह थायराइड, थायरॉक्सिन हार्मोन्स के
अल्प स्राव के कारण यह होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? तो थायराइड थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स होता है उसके कारण होता है। चलिए अगर हम यह बात करें तो यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? विश्व की सबसे गहरी झील की हम बात करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बैकाल झील, बी कह रहा है लुमोंड झील, और डी कह रहा है कि बूंदे झील, और सी कह रहा है कि मोरार झील। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको देखने में ही लग रहा होगा कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे गहरी झील की जब भी बात आएगी तो बैकाल झील की बात की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम बात करते हैं बैकाल झील कहाँ है, तो बैकाल झील रूस के दक्षिण साइबेरिया में स्थित है। कहाँ? रूस के दक्षिण साइबेरिया में स्थित है। और यह कैसी है? तो मीठे पानी की झील है। कैसी है? मीठे पानी की झील है। ठीक है, और इसको जो है कि यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, तुर्की की वोन झील सर्वाधिक लंबी है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप याद रखिएगा। और अगर हम बात करें तो इसकी गहराई कितनी है, तो 1644 मीटर है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, 1644 मीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा कि पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम को वर्ष यहाँ खाली स्थान में अधिनियमित किया गया था, किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1962 में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1961 में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1960 में, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1963 में। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1960 में यह अधिनियम पारित किया गया था कि आप पशुओं को क्रूरता तरीके से आप नहीं मार सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस उद्देश्य की अगर बात करें, इस अधिनियम का जो उद्देश्य था वो था कि पशुओं को दी जाने वाली अनावश्यक जो पीड़ा और कष्ट को रोकना होता है, उसके तहत इस अधिनियम को पारित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों को अलग कर उत्तराखंड का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 2000 में, बी कह रहा है कि 1948 में, सी कह रहा है 1990 में, और डी कह रहा है कि 2005 में। अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को कब अलग किया गया था? ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 2000 में। कब? 2000 में 9 नवंबर को। कितना? 9 नवंबर को इसको अलग किया। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को काट के एक अलग राज्य बनाया गया था। ठीक है, और अगर हम औपचारिक की अगर बात करें तो इसको 2007 में औपचारिक रूप से उत्तरांचल पहले इसको बोला जाता था, जिसको बदल के उत्तराखंड कर दिया गया। लेकिन जब ये अलग हुआ था तो उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका औपचारिक रूप से उत्तराखंड नाम पड़ा 2007 में। तो 2007 में इसका नाम क्या पड़ता है? उत्तराखंड। लेकिन उसके पहले इसको किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरांचल के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ठीक है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो किस दिया है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा बोला जाता है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में कहाँ बोला जाता है? तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी आपको मिल देखने को मिलेगी जहाँ पे चीनी का उत्पादन होता है। लेकिन अगर वहीं हम अगर विश्व की बात करते हैं तो अगर हम गन्ने की बात करते हैं तो गन्ना सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ उत्पादन होता है? तो सबसे ज़्यादा जो गन्ना उत्पादन होता है वो ब्राज़ील में गन्ना उत्पादन होता है, और दूसरे नंबर पे आपका गन्ना उत्पादन भारत में होता है। और दूसरे नंबर अगर भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है, जिसके लिए जिससे इसे चीनी का कटोरा बोला जाता है। और वहीं अगर हम बात करें तो गोला कौन सा जगह फेमस है चीनी के कटोरे के नाम से? तो लखीमपुर खीरी का गोला जो जगह है उसको चीनी का कटोरा बोला जाता है। ये भी आप रहते हैं यहाँ पे लखीमपुर खीरी में जो जगह का नाम है गोला, गोला को क्या बोलते हैं? चीनी का कटोरा बोलते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 30 वर्ष, बी कह रहा है 35 वर्ष, सी कह रहा है 50 वर्ष, डी कह रहा है 45 वर्ष। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है ना, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 35 वर्ष मानी गई है, ठीक है, कितना माना गया है, 35 वर्ष माना गया है। तो अगर हम बात करते हैं किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो ये 55 आर्टिकल की अगर हम बात करें तो 55 क्या हो जाएगा, 55, ठीक है। 55 आर्टिकल के तहत आप चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली शर्त होना चाहिए। दूसरा है कि वो 35 वर्ष उसकी आयु कंप्लीट होना चाहिए, वो लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होने की अर्हता रखता हो, ठीक है, वह किसी लाभ के पद पे न हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखना है लगन। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं तो वोट देने की उम्र की अगर बात की जाए तो वहाँ पे आपको 18 वर्ष होता है, ठीक है। अगर वहीं आपको चुनाव लड़ने की बात की जाए तो आपको उम्र 21 साल होनी चाहिए, ठीक है। चलिए 15 नंबर देखिएगा कि भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1813 में, बी कह रहा है 1857 में, सी कह रहा है 1853 में, डी कह रहा है 1833 में। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1853 में, 1853 में कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा कि 1800 वहाँ पे 54 भी दिया होता है, ठीक है। 1853, 1854, और ये कहाँ पे कहाँ किया गया था, तो सबसे पहले ये आपको देखने को मिल जाएगा ब्रिटिश काल में, जो कि 1853 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें गवर्नर जनरल भारत का कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी था। कौन था, लॉर्ड डलहौजी, और ये मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट हो रही होंगी। भारत की राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन हैं, ठीक है। भारत की राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है या कौन है, मतलब ये दोनों चीज़ें आ सकता है, ठीक है, या कौन होता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये से होता है कि कौन होता है तो ज़्यादा सटीक बैठता, ठीक है, ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर देखिएगा। ये बोल रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति, बी कह रहा है भारत के गृह मंत्री, सी कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री, और डी कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति। अगर राज्यसभा की बात करें तो इसमें हमको पता है कि एक बॉक्स होता है, ठीक है। अगर हम कह दें कि ये घर है और घर के ये दो हाउस हैं, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं क्या, लोकसभा, एक को लोग हम लोग बोलते हैं राज्यसभा। ये जो होता है ये लोअर हाउस होता है और इसको हम लोग बोलते हैं अपर हाउस, ठीक है। राज्यसभा को क्या बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति को ही क्या बोला जाता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिएगा जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें लोकसभा में, तो लोकसभा में जो है कि निर्वाचित उनका चुनाव होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। और लोकसभा की अगर जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को मिला के बनाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया और जैविको क्लब का सदस्य भी बना, वह शासक था, कौन था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि टीपू सुल्तान, बी कह रहा है कि हैदर अली, सी कह रहा है दफ्तर जंग, और डी कह रहा है शहादत खान। अब देखिएगा ये तीनों के तीनों चारों ऑप्शन जो आए हैं ये बड़े ही अच्छे क्वेश्चन पूछा गया है। और 17 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टीपू सुल्तान। कौन हो जाएगा, टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टीपू सुल्तान थे वो। अच्छा, टीपू सुल्तान किस सन में लगाया था, तो सन भी आपसे पूछ सकता है, तो याद रखिएगा 1782 से, ठीक है, 1799 तक इनका क्या था, शासनकाल था, ठीक है। इसके बीच में इन्होंने लगाया था, ठीक है। और जैकोबिन क्लब का भी ये सदस्य बने थे और इनके पिता का नाम क्या था, हैदर अली। इनके पिता का क्या नाम था, हैदर अली, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1885 में, बी कह रहा है 1947 में, सी कह रहा है 1862 में, और डी कह रहा है
1858 में। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो सबसे पहले कोलकाता में हुई थी। कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में आपको देखने को ये मिल जाएगा पहली बार। ठीक है, उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ये पोर्ट विलियम जो बनाया गया था कॉलेज, वहाँ पे इसको किया गया था। ठीक है, चलिए अब हमें लगता है कि अच्छा आपको ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, 62 में हुआ था तो अधिनियम के तहत प्रथम न्यायाधीश कौन थे। तो प्रथम न्यायाधीश की जब भी बात आएगी तो बॉन्स फिकॉक, क्या था, बॉन्स फिकॉक थे इसके पहले क्या थे, न्यायाधीश थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, उत्तर भारत मंदिर शैली और दक्षिण भारत मंदिर शैली की वास्तुशिल्पीय परंपरा में चयनितात्मक मिश्रण से मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली का निर्माण किया गया, तो वो कौन सी शैली थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विजयनगर शैली, बी कह रहा है नागर शैली, सी कह रहा है वेसर शैली और डी कह रहा है द्रविड़ शैली। ठीक है, तो कौन सी थी हमें बताना है। अगर हम बात करें तो आप देखिएगा ये उत्तर भारत की हो जाएगी, नागर शैली आपकी कहाँ है, उत्तर भारत में है, और द्रविड़ शैली कहाँ है, तो दक्षिण भारत में है। और दोनों का मिश्रण आपको देखने को मिल जाएगा वेसर शैली में। कहाँ, वेसर शैली में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये शैली कहाँ है आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो कहाँ से कहाँ तक है, अगर हम बात करते हैं नागर शैली की, तो नागर शैली आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, वेसर शैली की अगर हम बात करें तो वेसर शैली का जो विंध्य पर्वत है, जो विंध्य पर्वत से लेकर और कृष्णा नदी के तट के बीच में जो भी एरिया आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको वेसर शैली मिलेगा। और विंध्य पर्वत से लेकर और हिमालय के बीच में जो आपको एरिया देखने को मिलेगा, यहाँ पे नागर शैली मिलेगा। और वहीं अगर आपकी बात करते हैं कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है, तो यहाँ पे आपको द्रविड़ शैली देखने को मिलेगा। तो ये 3 एरिया में बांटा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये 3 शैलियाँ आती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है राज्य के मुख्य सचिव, बी कह रहा है भारत के राष्ट्रपति, सी कह रहा है राज्य के राज्यपाल, डी कह रहा है राज्य के मुख्यमंत्री। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी, तो ये किसके पास होता है, भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है, भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। और जब भी राष्ट्रपति शासन लगता है तो आर्टिकल कितना लगता है, 356, 356 के तहत क्या लगता है आपको, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21, निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, बी कह रहा है विदेश मंत्रालय, सी कह रहा है वित्त मंत्रालय, डी कह रहा है नीति आयोग। तो हमें बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अगर हम बात करें निर्यात तत्परता सूचकांक की अगर हम बात करें तो कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है कौन, क्वेश्चन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, नीति आयोग। कौन, नीति आयोग इसको जारी करता है। अगर हम बात करें 2022-23 में जारी किया गया था 2022 का, तो उसमें 1 नंबर पे कौन था, तमिलनाडु था। ठीक है, वहीं अगर 2 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो कौन था, महाराष्ट्र था। और अगर वहीं 3 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो कौन था, कर्नाटक था। ठीक है, तो ये 3 ऐसे थे जो कि टॉप पे थे। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 22 की भारत का क्षेत्रफल लगभग लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 2.78 लाख वर्ग किलोमीटर, बी कह रहा है कि 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर, सी कह रहा है 4.35 लाख वर्ग किलोमीटर और डी कह रहा है 3.6 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो इस तरीके से देखिएगा। इसमें अगर हम बात करते हैं
तो सटीक कोई भी नहीं है, लेकिन नियर अबाउट की अगर हम बात करते हैं तो नियर अबाउट आपको ये देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अगर हम बात करते हैं कितना है, तो इसका है 32 लाख, ठीक है, 87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, तो ये आप याद रखिएगा। लेकिन इसके काफ़ी करीब की अगर हम बात करते हैं तो सबसे करीब में आपको यही देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम वही बात करते हैं एरिया के हिसाब से कि कौन सा आता है विश्व में, तो विश्व में भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां स्थान आता है, ठीक है। और पहला स्थान किसका आता है, तो पहला स्थान रूस का आता है। किसका? रूस का आता है, आप ये भी याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है। क्या है? भारत माता मंदिर। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अयोध्या, बी कह रहा है आगरा, सी कह रहा है वाराणसी और डी कह रहा है बरेली। अगर हम बात करते हैं तो यह कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है, आप काफ़ी लोग जानते होंगे, वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए इज द और सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, माफ़ करिएगा, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन वाराणसी में हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो इस मंदिर का उद्घाटन अगर हम बात करें तो काशी विद्यापीठ के प्रांगण में है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसका उद्घाटन को महात्मा गांधी जी के द्वारा कराया गया था 1936 में। कब किया गया था? 1936 में इसका उद्घाटन किया गया था भारत माता मंदिर का, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा कि मानव अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को यहाँ खाली स्थान द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, क्या था, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, बी कह रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल, सी कह रहा है कि रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति, डी कह रहा है मानव अधिकार समिति। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, ठीक है। चलिए इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 2006 में, ठीक है। और इसका अगर हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जनेवा स्विट्जरलैंड में। ये भी आप याद रखिएगा। धीरे धीरे आपको एक एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता चल रहा हूँ जिससे कि आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम रहे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा कि यहाँ पे खाली स्थान की स्थापना भारत की आतंकवादी रोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए की गई, किसका, हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि राष्ट्रीय पुलिस प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, बी कह रहा है कि राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, और सी कह रहा है कि राष्ट्रीय पुलिस सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र, और सी कह रहा है अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर हम बात करें तो ये जो 26/11 का जो घटना हुआ था उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड की। कब? तो 26/11 का जो हमला हुआ था, ठीक है, 26/11 का जो हमला हुआ था उसके बाद इसको स्थापित किया गया था। चलिए देखिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केंद्र सरकार के संसदीय प्रारूप से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आर्टिकल 74 से 75, बी कह रहा है कि आर्टिकल 165 से 166, और सी कह रहा है कि आर्टिकल 76 से 77, और डी कह रहा है कि आर्टिकल 163 से 164। अगर हम बात करते हैं 26 नंबर तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 74-75 के रूप में किया गया है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं 65 और 66 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद में तो राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है, 65 के तहत, और राज्य सरकार के कार्य का संचालन होता है 66 के तहत, ठीक है। और 76 में क्या होता है, तो महान्यायवादी के बारे में दिया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर देखिएगा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था।
ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 2015, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1963, सी कह रहा है कि 2008 और डी कह रहा है कि 1991। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था हम लोगों का 2008 में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है? सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो होता है ये क्या होता है? एनआईए। आप हर जगह देखते होंगे जब भी कोई चीज़ होता है तो एनआईए की चर्चा की जाती है। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 2008 में। चलिए, पीपल डेली समाचार पत्र इस देश में छपता है, तो ये है कि किस देश में छपता है हमें बताना है। ठीक है, पीपल डेली, पीपल डेली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बांग्लादेश, बी कह रहा है पाकिस्तान, सी कह रहा है चीन और डी कह रहा है कि कोरिया। अगर हम बात करते हैं पीपल डेली की, तो पीपल डेली कहाँ छपता है? तो ये छपता है चीन में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कहाँ है? चीन में। चीन कम्युनिस्ट पार्टी का आधिकारिक समाचार पत्र है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है कि माल और सेवा कर जिसको जीएसटी परिषद का अध्यक्ष चेयरपर्सन कौन होता है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति, बी कह रहा है केंद्रीय वित्त मंत्री, सी कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री और डी कह रहा है मुख्य आर्थिक सलाहकार। 29 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो कौन होता है? तो ये होते हैं वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि ये कब लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था 1 जुलाई, ठीक है, 2017 में। कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 में यह लागू किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। अगर संविधान के किस संविधान के तहत सिफारिश किया गया था? तो अनुच्छेद, ठीक है, 279 ए के तहत किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के वित्त मंत्री होते हैं। काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ क्लियर होती हुई दिख रही होंगी। अब हम लोग पहुँच चुके हैं 30 क्वेश्चन पे। देखिएगा, किस प्रकार का वायरस किस प्रकार का वायरस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइल को संक्रमित करता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पॉलीमॉर्फिक वायरस, बी कह रहा है कि स्टेथलथ वायरस, सी कह रहा है कि माइक्रो वायरस और डी कह रहा है कि बहुपक्षीय मल्टीपाइटर वायरस। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, माइक्रो वायरस क्या हो जाएगा? माइक्रो वायरस हो जाएगा। चलिए, माइक्रो वायरस जो होता है माइक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। माइक्रो वायरस दूसरे किसी भी वायरस की तरह एक प्रचालन तंत्र के बजाय किसी भी तंत्र को प्रभावित कर सकता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 है कि मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 की धारा 189 में कहा गया है कि जिन मार्गों से जुलूस गुजर सकता है उनका निर्धारण या खाली स्थान रैंक के नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। किस रैंक के अधिकारी के नीचे द्वारा नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सहायक जिला पुलिस अधीक्षक, बी कह रहा है सहायक पुलिस उप निरीक्षक, सी कह रहा है पुलिस उप निरीक्षक और डी कह रहा है हेड कांस्टेबल। तो कौन से रैंक के नीचे के अधिकारी जो हैं उनसे नीचे के अधिकारी नहीं कर सकते हैं, ये हमें बताना है। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, सहायक जिला पुलिस अधीक्षक हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे के जो पुलिस होते हैं, जो पुलिसकर्मी होते हैं, उनको नहीं करने का अधिकार है। इनसे ऊपर के अधिकारी क्या होते हैं? कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विकासीय जीव विज्ञान, बी कह रहा है मानव शास्त्र, सी कह रहा है अनुवांशिकी और डी कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अगर वंशानुक्रम पैटर्न की अगर हम बात करें तो अनुवांशिकी जो विज्ञान होता है उसके अंतर्गत आएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अनुवांशिक शब्द का प्रयोग
सबसे पहले किसने किया था? तो बेटसन ने किया था। किसने किया था? तो ये भी आप याद रखिएगा, बेटसन ने किया था। किसने किया था? बेटसन ने किया था। और बेटसन ने कब किया था? तो बेटसन ने किया था 1906 में। 1906 में बेटसन ने इसका प्रतिपादन किया था। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। बड़े ही ध्यान से देखिए कि निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? ठीक है, तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक। सी कह रहा है रोटी सब्जी कोल्ड ड्रिंक। सी कह रहा है कि रोटी दालें सब्जियां। और डी कह रहा है चावल चिप्स कोल्ड ड्रिंक। अगर हम बात करें कि संतुलित आहार का उदाहरण है, तो सबसे ज़्यादा इसमें राइट ऑप्शन की संभावना बनती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। रोटी दाल और सब्जी मुख्यतः रूप से सबसे संतुलित आहार के रूप में माना जाता है। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34। ब्रिटिश कंजर्वेटिव सरकार द्वारा साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1923 में, बी कह रहा है 1925 में, सी कह रहा है 1920 में और डी कह रहा है 1927 में। अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 1927 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकों का बैंकर है? बैंकों का बैंकर है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि HDFC, बी कह रहा है SBI और डी कह रहा है RBI और सी कह रहा है RBI और डी कह रहा है कि IDBI। अगर हम बात करते हैं बैंकों का बैंकर किसे कहा गया है, तो बैंकों का बैंकर कहा गया है किसे? ऑप्शन नंबर हम लोगों का हो जाएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन, RBI को। RBI को बैंकों का बैंकर कहा जाता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। और अगर हम बात करें तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल की हम बात करते हैं 1935 में। कब हो जाएगा? 1935 में। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। अधिनियम की अगर बात करें तो एक साल ऊपर चले जाइएगा, 1934 में। ठीक है, 1934 में अधिनियम पारित हुआ था और 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर हम इसका राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये भी आप याद रखिएगा, बिल्कुल सीरियल नंबर से है एक एक करके। और इसमें आपको 3 बैंक देखने को मिलेगा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कोलकाता मर्ज हुआ था, महाराष्ट्र मद्रास बैंक मर्ज हुआ था और मुंबई। ये तीनों को मिला के क्या हुआ था? RBI का स्थापित किया गया था। ठीक है, 36 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है? तो वो कौन सा दर्रा है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बारालाचा, बी कह रहा है जेफला, सी कह रहा है नाथुला और डी कह रहा है कि सिपकिला। सिपला, ठीक है, सिपकिला। तो कौन सा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है? तो वो हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बारालाचा। कौन है? बारालाचा। अगर हम बात करते हैं तो यह इसकी ऊंचाई कितनी है? तो कितने ऊंचाई पर स्थित है? तो 4890। कितना है? 4890 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। ठीक है, यह लेह से मनाली, क्या है? लेह से मनाली, मनाली से लेह जो राज्य मार्ग है उसी पे यह है बारालाचा दर्रा। चलिए, औपचारिक रूप से शादी विवाह में उत्तर प्रदेश के पुरुष पहनते हैं जो कढ़ाई में सना हुआ कुर्ता होता है। क्या होता है, हमें बताना है। अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है शेरवानी, बी कह रहा है कि रेशम की कमीज, सी कह रहा है ब्लेजर और डी कह रहा है कि धोती। ऑप्शन थोड़ा इधर उधर है, लेकिन आप बिल्कुल आराम से देखते हुए चलिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लेजर शेरवानी रेशम की।
चलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी माफ़ करिएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, शेरवानी हो जाएगा। आप जहाँ पे भी देखेंगे तो क्या पहनते हैं ये लोग, शेरवानी ज़्यादातर पहनी जाती है उत्तर प्रदेश की, जहाँ तक हम बात करते हैं। ठीक है, शादी विवाह में जो दूल्हा होता है वो शेरवानी ज़्यादा पहनता है। चलिए अड़तीस, कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उत्तर प्रदेश, बी कह रहा है उत्तराखंड, सी कह रहा है मध्य प्रदेश और डी कह रहा है कि राजस्थान। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तो यूसीसी, क्या है, यूसीसी लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन बना है, तो वो बना है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कब लागू किया था, तो ये लागू किया था आपका 27 जनवरी को। ठीक है, और 2025 को यहाँ पे लागू किया गया था। 27 जनवरी 2025 को भारत के उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। चलिए देखिएगा, किस देश ने जनवरी 2025 में माउंट तारानाकी को कानूनी अधिकार प्रदान किया था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यूएसए, बी कह रहा है न्यूजीलैंड, सी कह रहा है चीन और डी कह रहा है स्विट्जरलैंड। अगर हम बात करते हैं तो माउंट तारानाकी क्या है, सबसे पहले तो ये आती है, और दूसरी बात कि कौन सा देश है जो कानूनी अधिकार उनको क्या किया था, प्रदान किया था, तो ये किया था न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि तारानाकी क्या है, तो तारानाकी न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले क्या है, माओरी समुदाय का पवित्र स्थान है। तो ये क्या है, माओरी जो है समुदाय का पवित्र स्थान है जो न्यूजीलैंड में पड़ता है, और उनको आधुनिक और कानूनी अधिकार प्रदान किया गया था फरवरी 2025 में, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, कि वैश्विक अनुमोदन रेटिंग जो 2025 में कितने प्रतिशत अनुमोदन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर हैं, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 65%, बी कह रहा है कि 70%, सी कह रहा है 75% और डी कह रहा है 80%। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 75%। 75% के साथ क्या है, तो यह शीर्ष स्थान पर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर हम बात करें तो अब हम लोगों को पेपर प्रैक्टिस सेट सेकंड कल लेके मैं आप लोगों के सामने स्टार्ट करूंगा, और ये क्वेश्चन जो आपको कराए जा रहे हैं क्वेश्चन बिल्कुल ही लाजमी हैं और आपको कहीं ना कहीं पेपर में एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। वैसे अगर खास बात हम करें तो ये खास बात आपको ये समझना होगा कि ये सेट जो कराया जा रहा है ये यूपीएसआई के लिए कराया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये क्वेश्चन आपको अन्य जगह भी देखने को मिल जाएंगे। तो सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।